नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। 5 का 25 विधानसभा में 5 का 25। अब आप सोच रहे होंगे ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ये गुणा भाव क्या है। ये सब समझाने की कोशिश आपको करेंगे, लेकिन यहां बता दें कि 5 का 25 अगर हुआ तो फिर क्या होगा। इस बात का डर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर अधिकारियों, माफ कीजिए, पूर्व मंत्रियों तक है। ऐसा क्यों है यह भी समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक लंबी चर्चा भी इस पूरे मुद्दे पर करेंगे। 5 का 25 है क्या, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तो यूपी की सियासत तो पहले से ही दिलचस्प रही है। दशकों से यहां कई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां अपना कब्जा रखे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ सामने आई है, लेकिन 2022 में यह पूरी तस्वीर पलटने वाली है। वजह उसकी बिल्कुल साफ है कि इस बार क्षेत्रीय पार्टियां जो पहले से जिनका दबदबा रहा है, उसके अलावा हैदराबाद से भी फ्लाइट लैंड करेगी यूपी में। आम आदमी पार्टी भी यहां पर होगी। अब किसका क्या जलवा होगा और किसका क्या नुकसान होगा, इस पर चर्चा करने की सख्त जरूरत है। लेकिन खास तौर पर चर्चा करने की जरूरत है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि उनके खुद के पूर्व मंत्री, किसी आम कार्यकर्ता ने नहीं, किसी पदाधिकारी ने नहीं, बल्कि पूर्व मंत्री को डर सता रहा है। हाजी महफूज साहब हैं, उनको डर सता रहा है, क्योंकि ओवैसी जहां जाते हैं वो 5 सीटें ले जाते हैं, लेकिन 15 से लेकर 25 सीटों का नुकसान कर जाते हैं, जो अभी उनका इतिहास दिखाता है। आगे आने वाले दिनों में न जाने कितनी सीटों पर वो नुकसान कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह समाजवादी पार्टी की है। हालांकि समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही है कि यहां पर, यानी कि यूपी की सरजमी पर अगर वो ओवैसी साहब आते हैं तो वो मटियामेट हो जाएंगे। लेकिन जुबान से कुछ कह देना कि मटियामेट हो जाएंगे, ऐसा क्या वाकई सच है? क्या अभी भी मुस्लिम जो है सियासत में उनका जो विश्वास है समाजवादी पार्टी पर यूं ही कायम है, या एक बार दस्तक दे जाते हैं ओवैसी साहब तो फिर तस्वीर बदल कर रह जाती है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फिलहाल अभिषेक वाजपेयी साहब जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ स्टूडियो से जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अल्लामा ज़मीर नकवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ स्टूडियो से ये भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। अशोक पांडे जी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जरूर होने चाहिए यहां पर, वो भी जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। शुरुआत करते हैं वीरेंद्र सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ स्टूडियो से। वीरेंद्र सक्सेना जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के, कोई पदाधिकारी नहीं, कोई जिलाध्यक्ष नहीं, कोई मंडलाध्यक्ष नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, एक पूर्व मंत्री, उनका डर यहां पर सामने देखने को मिला है। उनका यह कहना है कि 5 अगर सीटें जीतते हैं ओवैसी साहब तो 15 से 25 का नुकसान करवा जाते हैं। महाराष्ट्र का भी वो एग्जाम्पल दे गए और बिहार का भी वो एग्जाम्पल दे गए। तो वाकई महफूज साहब क्या खुद को महफूज अब नहीं समझ रहे हैं, और वाकई आने वाले दिनों में तस्वीर यही होने वाली है? समाजवादी पार्टी की खास तौर पर बात करें, सक्सेना साहब। जी देखिए साहब, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है, बोलूं मैं? जी जी जी। उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है, इसमें एक बात तो ये निश्चित है कि भाजपा को मुस्लिम वोट बहुत कम मिलने वाला है, और शिया वोट तो मिल भी जाएगा, सुन्नी का बहुत कम वोट मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि 70-80% मुसलमान जो है बीजेपी के खिलाफ रहेगा। तो अब इसमें जो है, चाहे मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, सपा की सरकार हो, कांग्रेस हो, और ओवैसी जी, ये सारे लोग जो हैं मुस्लिम वोटों की तरफ इनकी निगाह है। और जब सारे लोग मुस्लिम वोटों की तरफ अपनी निगाह कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा, उनके अंदर भ्रम फैलेगा, कंफ्यूजन होगा, और इसका पूरा फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। जैसा कि कहते हैं कि ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है, ये तो मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन ऐसा सुनने में हमेशा आता रहा है। नेता लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि ओवैसी साहब जाते ही इसीलिए हैं कि वो जो है बीजेपी को फायदा पहुंचा सकें। लेकिन
जिस तरह का सिनेरियो यहाँ पर है, क्योंकि मायावती भी मुसलमान वोटों के लिए राजनीति कर रही है कि उनको किस तरह अपनी तरफ लाया जाए, कांग्रेस भी यही सोच रही है कि मुसलमान वोट अपनी तरफ कैसे खींचा जाए, और अखिलेश यादव सपा भी यही सोच रही है। तो जब सारे लोग सिर्फ मुसलमान वोटों पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह है कि भाजपा को इसमें जो है फायदा होने वाला है। और फरीद महमूद किदवई साहब का जो डर है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो समझा यह जा सकता है कि सेकुलर होने का शायद अब फायदा आपको ना मिले, ज्यादा सेकुलरिज्म और ज्यादा अपीजमेंट की राजनीति अब शायद उतनी कारगर साबित ना हो जितनी कि हार्डलाइनर राजनीति कामयाब हो रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा जो मुद्दा है बेहद दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर यहां पर मुस्लिम के वोटर बैंक की पहले अगर कोई वरदहस्त थी वो कांग्रेस थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी हुई, लेकिन अब क्या 2022 में ये स्थितियां बदलने वाली हैं। समाजवादी पार्टी के फखरुल हसन भी हमारे साथ जुड़ गए। फखरुल हसन साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ही लेना था लेकिन आप जुड़ नहीं पाए थे, आप जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फखरुल हसन साहब, ये बताइए कि ये महफूज साहब उतने महफूज नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये कहकर अगर आप इस पूरे बयान को छिटक ही देते, आप ओवैसी का कोई एंगल ही नहीं लेते, तो समझ में आता था कि थोड़ी सशक्त होकर समाजवादी पार्टी आगे का खेल खेलेगी। लेकिन ये बात का ऐलान करके कि जहां ओवैसी आते हैं 5 सीटें जीतते हैं, 25 सीटों या 15 सीटों पे हार करवा देते हैं, 5 सीटें जीतने का दावा आपने खुद कर दिया। ओवैसी साहब का आपने खुद ही वो गलियारा तैयार कर दिया जहां ओवैसी साहब आएंगे, क्या कहेंगे आप? रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जहां तक महफूज किदवई साहब के बयान का सवाल है, वो उनका निजी बयान हो सकता है, वो पार्टी का बयान नहीं है। कोई नेता क्या बयान देता है, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में क्या बात रखता है, ये महफूज किदवई साहब ही सही बता सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को किसी भी बाहरी दल से जो धर्म की राजनीति करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी हो, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में अपने काम पे, हम जो 2012-17 के बीच हमने जो काम किए थे, हम उन कामों को जनता के बीच लेके जाएंगे। हम जनता से यही बात कहेंगे कि 2017 के बाद से जो उत्तर प्रदेश का विकास रुक गया था, गरीब किसान नौजवानों की बात नहीं होती है, हम उनकी बात करने के लिए आएंगे। हमें हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई सबकी बात करेंगे, हमें सबका वोट चाहिए। हम किसी ओवैसी से या किसी भारतीय जनता पार्टी से जो धर्म की राजनीति करते, हमें कोई खतरा नहीं है। ये इनका काम है, वो अपना काम करे, हमारा जो काम है हम अपना काम करें। लेकिन बिहार का एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि 5 सीटें सीमांचल क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने जीती, आसानी से जीत ली। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि 5 सीटें, वहां गठबंधन नहीं, वहां पे गठबंधन था। फखरुल हसन साहब रुकिए जरा, 5 सीटें जीती ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जहां 5 सीटें जीती वहां 15 सीटें हरवा भी दी, और 15 सीटों के फर्क से सत्ता इधर की उधर हो गई। भारतीय जनता पार्टी JDU के खाते में सत्ता आ गई, अन्यथा सत्ता किसी और पाले में भी हो सकती थी। इस बात को कंसीडर कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी आप देखते जाइए, ये चुनावी वर्ष है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई हथियार को इस्तेमाल करेगी उत्तर प्रदेश में कि किसी तरीके से उसका सत्ता का रास्ता आसान हो जाए। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है, वो 2017 के बाद का जो विकास का पहिया रुका है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चाहे ओवैसी हो या उनके जैसे और कोई दल हो, उनसे समाजवादी पार्टी को कोई खतरा नहीं। अच्छा, 2013 या उससे पहले या फिर 2016 के आसपास जो असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण दिया करते थे यूपी की सरकार को लेकर, उस दौरान आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह यादव को लेकर जो बयान दिया करते थे, उस तरीके से अभी बयान देने शुरू नहीं किए हैं। लेकिन अगर उस तरीके से जब पिच पर वो उतरते हैं और टारगेट उनका मुसलमान होगा, ये बात किसी से छुपी नहीं है, और अगर छुपी नहीं है तो फिर वो तो आपको टारगेट करेंगे। आप जितना मर्जी कहते रहिए कि आप किसानों की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करेंगे, आप उद्योग धंधे की बात करेंगे, लेकिन धंधा असल में राजनीति में से बढ़कर कुछ नहीं होगा, ये आपको समझ है? देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल ओवैसी साहब उन्हीं मुद्दों को टारगेट करेंगे, उन्हीं मुद्दों की बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन मुद्दों पे बात हो। भारतीय जनता पार्टी सवाल करेगी और ओवैसी साहब जवाब देंगे,
क्योंकि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ओवैसी साहब कर सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हम धर्म की राजनीति करते नहीं, इसलिए हमें इस तरीके की कोई भी पार्टी हो, हम जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे। हमें इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। ये 2012 से पहले भी बयान देते थे, 2017 में भी इन्होंने चुनाव में बयान दिए थे, 2019 में भी बयान दिए थे। ये बयानवीर हैं, ये आए, इनका स्वागत है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। बहुत सी पार्टियां आई है, ओवैसी साहब भी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयार पिच पे ओवैसी साहब चाहे जितनी बैटिंग कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। तो एक शायर का शेर है कि आग लगेगी तो आएंगे कई और मकान जद में। अभिषेक वाजपेयी जी, आपसे सवाल है मेरा, अगर ऐसा कुछ होता है तो नुकसान फखरुल हसन को और ना सिर्फ महफूज साहब को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, बल्कि बसपा कांग्रेस तक इसकी आंच पहुंचेगी। सेफगार्ड कैसे करेंगे आप? देखिए कुलदीप जी, आपने जो बात कही कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मानती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, आप देखिए कि ओवैसी साहब सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रहे हैं, ये किसी से बात छुपी नहीं हुई है। और अभी हालिया में सांसद साहब ने इनके इस बात को स्वीकारा भी है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि अगर सपा को ऐसा डर सता रहा है कि ओवैसी साहब के आने से ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनको चाहिए कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को परामर्श दे कि ओवैसी साहब के साथ गठबंधन कर लें। ऐसा परामर्श देना चाहिए उनको। अगर इतना ही डर सता रहा है, जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा बयान दिया, तो कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है। और बात रह गई कांग्रेस की, कांग्रेस डट करके मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी से और सारी पार्टियों से, क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत है। और आने वाले दिनों में माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में, ठीक है, नहीं, मैं अभिषेक जी आपसे ये समझना चाहता हूं, मुस्लिम मोहब्बत बहुत दिखाई कांग्रेस ने, और एक जमाने में मुस्लिम वोट बैंक आपका ही हुआ करता था, लगातार छिटकता चला गया। आप लगातार आवाज देते हैं, बात करते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, इससे हासिल क्या होगा आपको? मुझे ये बताइए कि बीजेपी की बी टीम है सदुद्दीन ओवैसी, इसे आप पुख्ता तो कर नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, नहीं देखिए, नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ये बताइए, सारे विपक्ष ने, कुलदीप जी सारे विपक्ष बताएं जी। मेरा सवाल यह है कि पिछले 70 सालों में आपने ज्यादातर जो मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति की, फिर धीरे धीरे सारे क्षेत्रीय दलों ने उभार के साथ आपको वहां पे पछाड़ दिया उस राजनीति में, क्योंकि कहा यह जाता है कि बीजेपी और जो कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया, उसमें बीजेपी भले ही मुसलमानों को टिकट ना देती हो, लेकिन वो सब तो बीजेपी भी दे देती है। आपने कब्रिस्तान मंत्रालय दे दिया, आपने वक्फ बोर्ड दे दिया, वही आज की बीजेपी सरकार भी देती है। और आखिर में आपने जाते जाते 70 सालों बाद सच्चर कमेटी दे दी, खस्ताहाल मुस्लिम की एक पटक कथा उसमें लिखी हुई थी, वो आपने जाते जाते सुना दी। इससे ज्यादा आपने क्या दिया? देखिए कुलदीप जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने इस खून से भारत देश को सींचा है, और किसी भी पेड़ को जब सींचा जाता है तो उसकी पेड़ की जब अच्छी लकड़ी तभी बनती है, 60 से 70 साल लग जाते हैं अच्छी लकड़ी को बनने में। और उसी जगह अगर दीमक लग जाए उस पेड़ में तो 6 से 7 साल में उस पेड़ को खोखला कर देती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। अब बात आती है आपकी, हमने कभी भी धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगे। हम धर्म जाति को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं इंसान को, इंसान से देखते हैं। हमें मुस्लिम नहीं देखते हैं, ना ही हम हिंदू देखते हैं, ना ही सिख देखते हैं, ना ईसाई देखते हैं। हम उनके बीच जाते हैं, स्थानीय मुद्दों को लेते हैं और सभी लोगों को एक साथ ले चलते हैं उनको लेकर के। हर एक दबे कुचले व्यक्ति जो भी, चाहे कोई, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे आप व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसी भी किस्म का वर्ग हो, हमने हर वर्ग को लेकर के उसकी आवाज के लिए हक में लड़ाई लड़ी है। उदाहरण के तौर पे आप धीरे धीरे हर वर्ग का एतबार आप खोते चले। भारतीय जनता पार्टी ने उसे कुछ, आपने जड़ें मजबूत बनाई, आपका कहना है जड़ें मजबूत बनाई, लेकिन फिर हर वर्ग का आप एतबार खोते चले गए। वो आपके मंथन का विषय हो सकता है, हर किसी, मेरी बहस का विषय नहीं है। अशोक पांडे जी, कुलदीप जी, अशोक पांडे जी, आपसे सवाल ये, कुलदीप जी, अशोक पांडे जी, अभिषेक जी रुकिएगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा। अशोक पांडे जी,
अभी सभी मुख्तलिफ जो दल हैं, विपक्षी दल, आपको ये कहते हैं कि आपने तैयार कर लिया है असदुद्दीन ओवैसी को। वो इसलिए भी कहा जाता है कि वो आसाम नहीं जा रहे, वो अपने तेलंगाना से सटे हुए केरल में भी चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि वहां जीतने हारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंच सकती है, जहां उसकी गेम बन सकती है, असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचते हैं, आपकी गेम बनाते हैं, आपको सत्ता में लाते हैं। तो बी टीम तो आपकी असदुद्दीन ओवैसी है, आपके साक्षी महाराज खुद मानते हैं। वो कहते हैं उनको तो भगवान ने भेजा है, वो तो खुदा के बंदे हैं। उन्होंने मदद हमारी यहां बिहार में की, फिर वो बंगाल में करेंगे और फिर आखिरकार यूपी में भी करेंगे। तो बी टीम तो है आपकी असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, आपको बता दें कि ये जो बयान दिया है समाजवादी पार्टी के नेता ने ही दिया है। इन लोगों को अब उनसे भय लगने लगा है। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। सच्चर कमेटी से गिनती कराने लगे। फिर मुलायम सिंह जी ने सरयू के जल को अयोध्या में गोली चलवा के राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया। उसके बाद भी उनको ये भय सताने लगा। ये लोग अपने को मुस्लिम तुष्टीकरण मुस्लिम पार्टी ही मानने लगे। और दुर्भाग्य है कि वो ओवैसी साहब ने कहा था कि मैं तो वह लैला हूँ जिसके पीछे सारे मजनू हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के आगे सारे दल मजनू हो गए हैं। तो अब ओवैसी का भय सताने लगा है। इस पर हम क्या करें? नहीं, पर आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। आपके खुद के ही सांसद महोदय ये कहते हैं कि जहां वो आते हैं भगवान उन्हें भेजता है, खुदा हमारा साथ देते हैं, उनका भी साथ दे, और जहां वो आते हैं हमारा भला करते हैं। तो आप तो मान रहे हैं कि आपकी बी टीम है, बाकी सेकुलर जो पार्टियां हैं, जो दम भरती हैं सेकुलर पार्टियां, वो सच कह रही हैं। फिर ये सेकुलर पार्टियां नहीं हैं, ये भी एक पक्षी पार्टियां हैं। सेकुलर पार्टी कबीर को कहते हैं। ये लोग सेकुलर बनने के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। कभी सच्चर कमेटी, कभी सारे संसाधनों पर मुसलमानों का हक। इन्हें आप कैसे कह रहे हैं कि सेकुलर का है? ये कोई सेकुलर नहीं है, बहुत सांप्रदायिक पार्टियां हैं और खाली मुस्लिम वोटों पे आधार बनाने का खूब प्रयास करती है। कभी एमवाई करती है, कभी कुछ करती है। मेरा ये मानना है कि ओवैसी साहब को ये लोग भले बी टीम कह रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि अभी ये लोग ओवैसी इनका विकल्प बन रहा है, इनको भय सताने लगा। ठीक है। अलामा जमीर नकवी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ स्टूडियो से। सर, आपसे समझना चाहूंगा दो बातें। एक तो शिया अगर सुन्नी की बात कर ली जाए तो अगर वो हैदराबाद से आते हैं, वो शिया समुदाय से आते हैं, वो लखनऊ की राजनीति करना चाहते हैं, तो उनकी राजनीति को किसका सपोर्ट मिलने वाला है? देखिए, मेन मसला ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप उनको, वो मुसलमान हैं, शिया नहीं हैं। ये ज़रूर है कि सूफियाना, वो सूफ़ी मुसलमान हैं और शियों के करीब होता है सूफ़ी। और एक चीज़ मैं बताऊं कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी से जितने बीजेपी के सामने हैं वो सब बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूं। देखिए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को उकसाया और भावनाओं को भड़काया वो सिर्फ समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी रहे, जिन्होंने बाकायदा, अगर वो ये ना कहते कि भाई एक परिंदा पर नहीं मार सकता है तो दूसरे जज्बाती होकर के मस्जिद की शहादत नहीं होती। नंबर 2 ये है कि पार्लियामेंट चुनाव में अभी आपने देखा होगा, दुनिया ने महसूस किया है, और मुसलमान भी अंधा नहीं है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। तो आपने, यानी मुलायम सिंह यादव ने खुद खुला हुआ समर्थन दिया मोदी जी को कि एक बार और प्राइम मिनिस्टर। तो क्या चाहते हैं? देश को मिटा दिया आपने। मुलायम सिंह यादव ने, हम तो ये समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने हाथ रख करके और एक बार और प्राइम मिनिस्टर की दुआ दे करके देश के किसान से लेकर के पूरी आवाम बस रोड पर खड़ी है इस वक्त सरकार के मुकाबले।
आप बताइए क्या हो रहा है? अरे साहब, अब इन तो लोगों की अदालत ने सियासत कह ये दिया है कि कि वहाँ चोर राम से मंदिर कहते था, चोरी करो, शासन शहादत कहते शब्द जब्त मत करो। कहिए, यानी दोनों चीजें ऐसी हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के कानून ने, संविधान ने चीजें कहा हैं। कि वहाँ राम मंदिर था, राम जन्मभूमि है वो। और डॉक्टर राम देखिए, मनोहर लोहिया कहते थे मैं एक बात कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए, बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे हैं, आप सुन लिए, शेरशाह, शहीद सूरी, हुआ रजिया या और मरा, खान इस हमारे बात पर मैं पुरखे नहीं जा हैं। रहा हूँ। आप लोगों ने शब्दों को पकड़ रखा है, शब्दों का जाल बुन बाबर रखा की है, वकालत पूरे यहाँ बैठ के मत हिंदुस्तान को करिए, बेवकूफ शहादत बना मत रखा कहिए। है। यानी ये हिंदुस्तान क्योंकि बाबर में हमलावर और पहली बार लुटेरा था। मैं अपनी जिंदगी के और साथ कानून देख ने रहा हूं हिंदुस्तान का कि कह दिया कि उसी राम मंदिर पार्टी था, के राम लोग जन्मभूमि यानी था। लाल किले पर झंडा धार्मिक फहरा देते हैं। इस तरह का उसी वक्तव्य पार्टी के देना लोग बंद करिए शाहीन आप बाग में महोदय। चलिए, ठीक है, गोलीबारी ठीक है, करते ठीक है। हैं। उसी पार्टी के लोग किसान आंदोलन को शहादत तोड़ने शब्द की कहना कोशिश बंद कर रहे हैं। करिए। अरे आपने तो जनता की बाबर आवाज बंद आक्रांता कर दिया। था, उसने आप तो गला मंदिर घोट को दिया तोड़ के जनता का। बनाया था। अरे आप कम से कम शर्म आना चाहिए आपको। अरे इंसाफ से बोलिए, हक से बोलिए। बिल्कुल, अगर शहादत शर्म नहीं कीजिए मानूंगा। आप। अंधे बनकर बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे, शेरशाह, सूरी, रजिया और खान हमारे पुरखे थे। ये हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं। ठीक है। पांडे जी, डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगवाते थे चित्रकूट में। आपके पुरखों ने सिर्फ धर्म के मुखबरी की है, ठेकेदार बनिए, आपके पुरखों ने माफी मांगी है और लोगों ने शहादत दी है। और सबसे पहला बाबर सुन की लीजिए, औलाद बनने का बाबर प्रयास जो मत करिए। सबसे पहला पत्रकार था, जिस तरह वो की भाषा शहीद हुआ बोल रहे हैं, 1857 ये के बाबर गदर की में। औलाद ही आप बोल क्या सकते बात हैं। करते हैं? बहादुर शाह जफर जो शिया था, उसके सर, उसके बच्चों के उसके सामने बाबर की औलादें इस तरह की भाषा बोल रही हैं, जबकि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि वहाँ राम मंदिर है और बन रहा है। माफी मांगी, आपकी कुर्बानी ये लोग हिंदुस्तान के कानून को नहीं मान रहे हैं। आज ये दुर्भाग्यजनक है। मुखबिरों का सरकार चली गई गोद में। अब है क्या? आप ये देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग आ गए हैं। अंग्रेजों को दुर्भाग्य है कि आप मुक्ति के जैसे लिए पढ़े लिखे लोग शहादत कहते हैं मस्जिद को। आक्रांता द्वारा बनाए गए ढांचे को शहादत कहने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते। ठीक है। पांडे जी, ठीक है, वीरे। पांडे जी, देश का दुर्भाग्य है कि आप आ गए। आप वही लोग हैं कि जो अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। चलिए रुकिए, मुद्दे से ना भटकिए प्लीज, मुद्दे से नहीं भटकते। वीरेंद्र सक्सेना जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, 2022 के विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा देर नहीं है और जो विपक्ष पूरी तरह से बिना मुद्दों के था, उसे पिछले 2 महीनों से अच्छा खासा मुद्दा मिल गया। हालांकि उसे अभी हाईजैक नहीं किया गया, किसी बड़ी पार्टी ने बहुत ज्यादा फायदा उसका नहीं उठाया है, लेकिन अब धीरे धीरे फायदा उठाने की कोशिश की जा चुकी है। मैं मसलन बात कर रहा हूं किसान आंदोलन की। मुझे यह बताइए कि 2022 में सिसोली से सियासत चमकेगी या फिर असदुद्दीन के आने से पूरे समीकरण बदल कर रह जाएंगे? किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर की मैं बात कर रहा हूं, सिसोली से सियासत चमकेगी या फिर असदुद्दीन ओवैसी के आने से सारे समीकरण बदलेंगे? देखिए कुलदीप जी, अभी 2022 बहुत दूर है और राजनीति जो है हर 15 दिन, 20 दिन, महीने, 6 महीने, साल भर में पलटा खाती रहती है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो है 2022 के इलेक्शन में क्या होगा। लेकिन आज की जो तारीख है, जो किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, उसमें हमारा ये एक आपत्ति है कि जो लोग आगे बैठे हुए हैं, क्या वो वास्तव में किसान हैं? क्या योगेंद्र यादव कहाँ के किसान हैं? सीए के मुद्दे पे वो चले जाते हैं, जामिया मिलिया में वो चले जाते हैं, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग में वो चले जाते हैं, वो कहाँ के किसान हैं? राकेश टिकैत जी इतने बड़े हैं, उनके कितने कार के शोरूम है जरा पता करिए। नहीं, वो बात ठीक है वीरेंद्र जी, लेकिन आंदोलन के जरिए आप चाहे कह लें कि भ्रम के जरिए ही सही, लेकिन आंदोलन के जरिए सियासत तो सुलग गई है और इसका अच्छा खासा असर भी देखा जा रहा है। अब लाखों की तादाद में अगर रोजाना लोग पहुंचते हैं, चाहे वो भ्रम में आए या आश्वस्त होकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बताइए कि सिसोली से अब सियासत चमकेगी या असदुद्दीन के आगमन के बाद पूरे समीकरण बदलेंगे? देखिए,
ओवैसी साहब के आने से समीकरण यही बदलेंगे कि कुछ मुसलमान उनकी तरफ चला जाएगा और निश्चित रूप से ओवैसी साहब को, जैसे कि वाजपेयी जी ने सजेशन दिया कि अगर सपा चाहती है कि उसको कुछ गेन हो जाए तो उसे ओवैसी साहब से चाहिए कि कहिए समझौता कर लें और दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ें। अदरवाइज ओवैसी साहब के आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुसलमान वोट छिटकेगा और भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। That's ठीक है। जफरुल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जफरुल, आपसे ये जानना चाहूंगा, जहां बीजेपी की कमजोरी थी यानी कि 40% हैदराबाद में मुस्लिम आबादी थी, वहां कमजोरी समझी जाती थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अवसर आपदा को अवसर में लेते हुए यहां पर उन्होंने जो किया 48 सीटें जीत ली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को आपको इसलिए मानना होगा कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। हालांकि वो दूसरे नंबर पार्टी से तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन 51 सीटों पर वो लड़े और 44 सीटें उन्होंने हासिल की। यानी कि स्ट्राइक रेट और मुस्लिम वोट बैंक जो है उनका पूरी तरह इंटैक्ट रहता है। इस बात से थोड़ी चिंता है आपको? जी फकरुल जी। हाँ, ये सवाल मुझसे आपने पूछा जी है? जी जी जी। हाँ, आपने मुस्लिम स्कॉलर का नाम लिया इसलिए मैंने जवाब नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो हैदराबाद की परिस्थितियां और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में बड़ा फर्क है। चाहे उत्तर प्रदेश से वो अपने हैदराबाद से बिहार आए थे, वहां जरूर उन्होंने गठबंधन, दो पार्टियों से के साथ गठबंधन करके जरूर 4 सीटें 5 सीटें हासिल कर ली। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति में भी बड़ा फर्क है। आप उत्तर प्रदेश को देखिए और बिहार को देखिए तो उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो ओवैसी साहब को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि उनके सवालों का जवाब कौन देगा, जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, उन्होंने मुस्लिम स्कॉलर से सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए और हिंदू और मुसलमान पे चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब को जो लेके आई है वो यही चाहती है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण और दूसरे मजहब की बात हो, धर्म की बात हो, कहीं से किसान की बात ना हो, नौजवान की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो। वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं ये कभी बहुत से चैनलों पे मुझको आरएसएस के समर्थक के रूप में भी मिले हैं। ये अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि जब 2016 की बात है, 28 कार्यक्रम अगर रद्द कर दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के, तो समाजवादी पार्टी ने किए। यहां तो अब खुले में आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। भले ही बीजेपी का इससे मतलब सत्ता हो, लेकिन सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर सकते आप। देखिए, 2017 के बाद से पूरे देश में ओवैसी साहब को खोलने की परमिशन है। खुलेआम जहां समझ में आए वहां भारतीय जनता पार्टी को जहां फायदा हो, जहां उनके साथ उनको 2020 मैच खेलना हो या उन्हें टेस्ट मैच खेलना हो या वनडे खेलना हो, वहां भारतीय जनता पार्टी पिच तैयार करती है, ओवैसी साहब वहां जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बॉलिंग करती है, ओवैसी साहब बैटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बैटिंग करती है, ओवैसी साहब बॉलिंग करते हैं। ठीक है, हम लेकिन बैटिंग और बॉलिंग, फकरुल जी, अब इसको थोड़ा बिग कैनवस में अगर देखा जाए, आप भले ही अभी क्षेत्रीय राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पैन इंडिया फिगर बनते जा रहे हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा। वो साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर और कहां कहां वो पहुंच रहे हैं, वो आपको समझना होगा। पैन इंडिया अगर फिगर बन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो मुस्लिम जो युवा है, उसमें कुलदीप मुस्लिम युवा को मुस्लिम युवा में उनको आपको बता दें, पीएम का फिगर भी नजर आता है। देखिए कुलदीप जी, हम लोग तो राजनीति करते हैं, हम उत्तर और दूसरी बड़ी बात यह हुई है कि राजनीति करते करते असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके दूसरे नंबर के दिग्गज नेता रहे आजम खान से भी संपर्क साधा है। नहीं, ये तो उनकी मीडिया में जैसे वो बातचीत करते हैं, मैंने पहले कहा कि उनका काम है, उनके जो जिला अध्यक्ष थे, दो उत्तर प्रदेश में 2 जिला अध्यक्ष, एक आजमगढ़ का, एक दूसरे जिले का, उनपे एनएसए लगी। उनसे ओवैसी साहब मिलने नहीं गए क्योंकि उनको मालूम था कि उनसे मिलने से उनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। हैदराबाद में उनके जिला अध्यक्ष वो एक हर्ष फायरिंग में बंद हो जाते हैं, उसमें एक की व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसको वो छुड़ाने नहीं जाते, उसके जेल में मिलने नहीं जाते क्योंकि वहां उन्हें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। यहाँ ओवैसी साहब आजम खान साहब से जरूर मिलना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों से जो जेल में बंद है उनसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन आजम खान साहब से इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि उनको वोटों की राजनीति करनी, उनको ये मैसेज देना है कि ओवैसी साहब ही मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। तो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में
जहां जहां इस तरीके का डिवीजन हो सकता है अखिलेश जी वहां जब तक संपर्क साधने गए थे आजम खान के परिवार से, उनसे मिलने गए थे, 1 महीना हो चुका था तंजीन फातिमा की बेल को हुए उससे पहले संपर्क शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साध लिया, भले मुलाकात नहीं की और कांग्रेस ने भी साध लिया। कुलदीप जी कुछ बातें पार्टी के अंदर होती हैं, वो हम मीडिया पे नहीं आती हैं। हमारी लीगल टीम बनाई थी, तंजीम फातिमा जी की बेल कैसे हुई ये समाजवादी पार्टी जानती है, समाजवादी लोग जानते हैं, तंजीम फातिमा जी जानती, उनका वीडियो भी आया था, अगर आपने सुना हो उनका बयान है कि समाजवादी पार्टी मेरे साथ हर कदम पे खड़ी रही। कैसे खड़ी रही? क्योंकि जब वो जेल में थी तो समाजवादी पार्टी ने पूरी एक लीगल टीम बनाई हुई थी, तो उनकी बेल उन्हें कराई और आजम खान साहब की भी बेल कराने के लिए समाजवादी पार्टी की पूरी एक लीगल टीम अभिषेक वाजपेयी साहब, इसलिए ये आपके नुमाइंदे भी मिलने गए थे आजम खान साहब से और उससे पहले खबर यह आई थी कि संपर्क साध चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या बातों में सच्चाई है? क्या फखरुल हसन साहब जो कह रहे हैं कि वक्त वक्त पर सांत्वना उन्हें मिलती रही, या आपका जो मुलाकात हुई, आपकी जो बातचीत हुई उसमें बातें मुख्तलिफ थी कि 1 साल तक आजम खान जी को ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, भाव नहीं दिया गया? कुलदीप जी, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, और अगर किसी का हालचाल पूछने को आप कुछ भी कयास दे देंगे तो उसके लिए वो अलग बात है। और बात रहती है ओवैसी जी की, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक मुस्लिमों का एक आइकॉन बना करके पूरे देश में लाना चाहती है कि ताकि वो हमेशा तो अभिषेक जी आजम खान से या उनके परिवार से आपके नुमाइंदों की जो मुलाकात हुई वो इंसानियत के तौर पर थी। आप नहीं चाहते कि आजम खान आपकी पार्टी के आसपास भी फटके, ये कहना चाहते हैं आप, या स्वागत करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, क्या राजनीतिक मुलाकातों का सिर्फ एक ही कयास होता है? राजनीतिक मुलाकातों का क्या सिर्फ एक ही कयास होता है? कोई अपनी पार्टी में बुला लिया, कोई जाकर के मिल लिया? ये तो कुलदीप जी, ये तो इसको क्योंकि आप ही बता सकते हैं, ठीक है। और हमारी मुलाकातें जो थी वो औपचारिक मुलाकातें थी, आगे की रणनीति कैसे तय होगी वो अलग चीजें हैं। ठीक है वीरेंद्र सक्सेना जी, तो उन चीजों पे हमें देखना पड़ेगा। अब हमें तो किसी को आइकॉन तो बनाना नहीं है कि हम ओवैसी जी को आइकॉन बनाएं और अपनी पार्टी देखें। हमें अपनी पार्टी को देखना है, अपने पार्टी के जो मुद्दे हैं उन चीज को देखना है, क्योंकि हम जनता को लेकर के चलते हैं। अगर इतनी ही अच्छी ओवैसी पार्टी होती, ओवैसी जी की होती, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुप ना बैठी होती। एक बार भी किसानों के मुद्दे पे उनका एक वक्तव्य तक नहीं आया, उन्होंने विरोध तक नहीं दर्ज कराया। उनको तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरी झंडी नहीं है, इस वजह से वो मुद्दा नहीं है। सारी पक्ष ने दर्ज कराई है वो मुद्दा नहीं है काला कानून। वीरेंद्र सक्सेना जी, क्यों हर बार जो मुस्लिम है सिर्फ सेकुलर कार्ड के तहत ही दूसरी पार्टियों के वरदहस्त आए, जो वो लुभावने वादे किए जाते हैं उन पर वोट कर जाए? क्यों आजम खान? और जैसा कि मैंने कहा कि पैन इंडिया फिगर अगर वो बनते जा रहे हैं, मुस्लिम यूथ की नजर में असदुद्दीन ओवैसी वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। आजम खान भी हमेशा ही दूसरे नंबर पर क्यों रहे? जो पार्टी उन्हें ऑफर करती है कि आप हमारे साथ आइए और आप सूबे के सीएम बनिए, इसमें क्या गलत है? नहीं, राजनीति में तो कुछ भी गलत नहीं होता है और कुछ भी सही नहीं होता है। वही चीजें जो पहले सही होती हैं वो बाद में गलत हो जाती हैं, कभी गलत चीजें सही हो जाती हैं। इसलिए राजनीति में अब कोई सिद्धांत की बात तो रही नहीं है, सारी सिद्धांतहीन राजनीति हो रही है। तो इसलिए अगर ये लोग कांग्रेस वाले लोग आजम खान से मिलने गए हैं तो सिर्फ सीधी बात यह है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट है, लोगों को दिखाना है कि हम मुसलमानों के प्रति कितने हमदर्द हैं, हमारी कितनी हमदर्दी है। दूसरे पार्टी का नेता है फिर भी हम मिलने जा रहे हैं उससे, इसलिए मुसलमानों देखो हम तुम्हारे प्रति कितने जो है उदार और कितने हमदर्द हैं। वीरेंद्र जी, इस बात को भी ध्यान रखिए, हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम कोई धर्म के नाम पे पेटेंट करके नहीं चलते हैं। हम तो समाज के सभी लोगों से मिलते हैं, क्या वो हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम तो सभी से मिलकर के चलते हैं। तो और जहां तक ओवैसी का सवाल है, ओवैसी जो है वो सही बात है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये कि अभी पीएम बनना उनके लिए बहुत दूर की वो है और उसके बारे में सोचना भी सोचने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ओवैसी साहब बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी को जिताने में पूरी तरह सहायक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी वो फिगर भी हो सकते हैं? क्योंकि
अगर 20% या 20 से 25% मुस्लिम आबादी एक मुश्त अगर असदुद्दीन ओवैसी को वोट करती है, और हमारे देश में बहुत बड़ा सेकुलर तबका भी है, कुछ ऐसा हिंदू सेकुलर तबका भी है जो हिंदुओं से काफी दूर है, मुस्लिम के काफी आसपास है, उसका भी अगर वोट मिलता है तो एक बड़ी फिगर ये हो सकते हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को अगर देखिए, अपनी अगर और संभावनाओं पे देखिए। जी वीरेंद्र जी, देखिए, अगर और संभावनाओं पे राजनीति में कोई बात करना बड़ा मुश्किल है। आप ये समझ, हाँ जी, बात करना बड़ा मुश्किल है। अब ये तो हम कहें कि अगर जो है वो मोदी जी जो है वो सारे विश्व में इतने पॉपुलर हैं, कहीं वो जो है पूरे विश्व के नेता ना हो जाएं, तो ये अगर और मगर की राजनीति नहीं होती है। राजनीति तो तब होती है जब चुनाव होगा, और चुनाव के 6 महीने 3 महीने पहले किस तरह की स्थितियां होंगी उसके ऊपर जो है सारी चीज निर्भर करेगी। और अभी तक जो स्थिति दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में फिलहाल, जिस तरह से वोटों का बिखराव मुसलमानों का है, उसमें जो है बीजेपी फिलहाल फायदे में दिखाई पड़ती है। सीधी सी बात यह है। अलामा देखिए, जमीन नकवी साहब, आपको याद होगा जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे जी, एक मिनट में एक बात कह लूं, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो कल्याण सिंह पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और सारे लोध वोट को जो है उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। वो सीटें तो 2 ही जीते, लेकिन उन्हें बीजेपी को हरा दिया। तो इस तरह जो है, उसी तरह ओवैसी जी जो है वो भले ही सीटें ना जीते, लेकिन बाकी पार्टियों को परास्त करने में कामयाब रहेंगे। अच्छा ठीक है। अलामा जमीन नकवी साहब, एक जमाना वो था जब मुसलमानों को डराया जाता था और ये कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में, मुस्लिम खतरे में है, और उस तरीके से सेकुलर पार्टियां वोट इकट्ठा करती थी। ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने सीखी और कहा कि हिंदुत्व खतरे में है, और उसके बाद एक बड़े बहुमत के साथ एक बड़े चंक को हिंदुत्व के या हिंदुओं के वोट लिए, अपने नाम किए और सत्ता में वो आए। आपको क्या लगता है कि अब सेकुलरिज्म का जो ढिंढोरा पीटती हैं सभी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनकी वो हवा निकल चुकी है? अब कोई हार्ड लाइनर आता है उसके लिए राह बहुत आसान है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं, हार्ड लाइनर बनकर आते हैं, सीधे मुस्लिम की बात करते हैं, तो मुस्लिम आकर्षित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं कि आजम खान से ज्यादा मुस्लिमों के लिए किसी ने कड़वे भाषण नहीं दिए, और आजम खान ने ही सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। और उसका नतीजा यह हुआ कि इन्होंने शत्रु संपत्ति को रामपुर में इन्होंने वक्फ संपत्ति बनवाया अपने कार्यकाल में, और उसके बाद से अपने आदमी मसूद खान को मुतवल्ली बनवाया वसीम रिजवी से, और वो जमीन जौहर यूनिवर्सिटी को ले लिए, जौहर यूनिवर्सिटी के फेवर में ले लिया, जिसके खिलाफ मैंने 19 अगस्त 2019 को अजीम नगर थाने में 312/2019 FIR कराई, जिसमें वसीम रिजवी भी हैं और जुफर फारूकी भी हैं। और अभी मेरा 25 तारीख को चीफ जस्टिस, माननीय चीफ जस्टिस के यहाँ से बाकायदा ऑर्डर आया, जिसमें जो एक्सटेंशन बीजेपी ने दिया था जुफर फारूकी को, वो एक्सटेंशन खारिज हुआ। अगर ये लोग मुसलमानों के फेवर की राजनीति करते होते, ईमानदारी से करते होते, देश को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो मुझ जैसा आदमी देश हित में नहीं खड़ा होता। ठीक है, इससे यह साबित है कि ये सब बेईमान हैं, मुसलमान के नाम पर बेईमानी कर रहे हैं, मुसलमान हो के बेईमानी कर रहे हैं। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, ये तो मुसलमान है ही नहीं। फखरुल हसन साहब, इनके पास ईमान नहीं है। देखिए ऐसा है ना, ये चैनल पे बैठ के ये, और मुसलमान को नुकसान पहुंचा। ओवैसी का जाता सवाल है, वो लोग कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में जिस सूरत से वो अकेला एक शेर के तक चिंगारता है, पार्लियामेंट में जिस सूरत से शेराना गुफ्तगू करता है, वो जिस सूरत से बहस करता है, ये वो अपनी बहसों से मुतासिर करके आ रहा है।
फखरुल और ऐसा असद नहीं साहब, है, प्रभावित भविष्य की होगा। आपकी राजनीति को देखकर यूपी में लगता है आजम प्रभावित खान, होगा, जिन्हें हर एक साल जगह आपने इलेक्शन छटकारा, प्रभावित वो करेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, कोई संपर्क साधने की जरूरत आपको लग नहीं रही है। शिवपाल यादव, जिनसे आपकी करीबियां बढ़ने वाली थी, वो खुद बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी इसका हिस्सा बने। देखिए अभी मुस्लिम स्कॉलर जो भी बैठे हैं, इनकी जो भी बातें थी, हम उनकी बातों को जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि जज बन के अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, नहीं तभी मैंने वो कहता रहे। मुद्दा मोड़ दिया मैंने, वो बातें अगर हाँ, चर्चा का विषय नहीं है। उनकी व्यक्तिगत, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत लड़ाई के लिए ये प्लेटफॉर्म R9 का नहीं है। वो अपनी लड़ाई व्यक्तिगत कहीं लड़नी है तो कहीं और लड़े जाके, ये उनके लिए चैनल, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी लड़ाई यहाँ पे लड़े। संपत्ति गवर्नमेंट की संपत्ति होती है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं देखिए है। आप मत बताइए, ये देश की आप लड़ाई मत है, बताइए नवाब कौन की सी लड़ाई है। संपत्ति। नहीं छोड़िए ये मुद्दा, छोड़िए फखरुल साहब ये मुद्दा छोड़िए, लेकिन ये बताइए कि मैं आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हूं, मैं आपसे ज्यादा एजुकेशन, ठीक है बहस तो नहीं है कानून मत बताइए, फखरुल मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। फखरुल जी, मैं बस ये नेगेटिव मैं जो जानता पॉलिटिक्स हूं है आप कैसे वो समझना qualified चाहता हूँ। हैं। एक मैं तो ये अभी भी समीकरणों जानता की हूं बात कि नहीं बन रही है। क्रिश्चियन कॉलेज का चुनाव लड़ते लड़ते आप अलामा जी बेचैन रुकिएगा हो जरा। गए और आप जी, पार्टी में अलामा जी अरे रुकिएगा आप जरा। लीजिए या अलामा जी रुकिएगा जरा। अलामा जी रुकिएगा जरा। जानता हूँ आपको, अलामा जी रुकिएगा जरा। अलामा मैं जी, आपको जानता मैं- हूँ। नहीं अलामा जी रुकिए, चर्चा को अलामा भटकाइए जी, नहीं। मैं क्रिश्चियन, आपसे मैं ज्यादा पढ़ा लखनऊ लिखा क्रिश्चियन हूं। कॉलेज में नहीं, लेक्चरर देखिए, हूं, ठीक है। अभी आप सवाल मुझे- पूछना आप मेरी- पूछना शुरू कर आप दूंगा मुझे ना, मत मुसलमान बताइए, हैं मैं आप, कानून की भी अभी पढ़ाई आप पढ़े पैदल हुआ हो हूं। मैं जाएंगे। सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई नहीं पढ़ के आगे बैठा हूं नहीं यहाँ अलामा पे। जी रुकिए मैं रुकिए कानून रुकिए। की भी जानकारी रखता अरे हूं। आप कहीं इसलिए की पढ़ाई प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं। आपके लिए नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अलामा जी वसीम रिजवी प्लीज, से अपनी लड़ाई जो लड़ने के मुद्दा लिए है, और जो कीजिए। विषय उस पर ये रहते हैं। वसीम रिजवी के लड़ाई का प्लेटफॉर्म नहीं है। फखरुल जी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, अभी कोई समीकरण बन नहीं रहे हैं। जैसा कि शिवपाल यादव जी की मैंने बात की कि वो आपके साथ मिलना चाहते थे, कैसे मिलना चाहते थे, अलायंस करना चाहते थे, वो बात भी नहीं बनी। फिर आपके ही परिवार की पार्टी के एक सदस्य जो दूसरी पार्टी बना चुके हैं, वो खुद कहते हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है सभी सेकुलर ताकतों को एक साथ आना चाहिए। वो तो खुद आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के पास आप आइए। दूसरी तरफ आपकी नेगेटिव पॉलिटिक्स चल रही है कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, देखिए, भारतीय जनता कुलदीप पार्टी जी, की वैक्सीन है। अगर 100 कुलदीप सैनिक जी, स्कूलों की बात होती है कि देश में 100 सैनिक स्कूल बनेंगे, उस पर भी आपत्ति है। तो इस नेगेटिव, एक तो अलायंस आप नहीं बना रहे हैं और दूसरा नेगेटिव पॉलिटिक्स जो खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रही है आपकी पॉलिटिक्स में। कुलदीप जी देखिए, पहली चीज तो मुझे सख्त आपत्ति है इस शब्द पे कि ओवैसी साहब की पार्टी सेकुलर पार्टी। ओवैसी साहब धर्म की राजनीति करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, उसी तरीके से ओवैसी साहब धर्म की राजनीति करते हैं। और हमारी स्पष्ट विचारधारा है कि हम किसी भी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, हम उनसे सामान्य दूरी पर रहेंगे। हम इस तरीके की पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे हमारी तो पार्टी चाहे फिर सत्ता में आपका आए या ना आए। फखरुल साहब, फिर आपका ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर अब कम्युनल हो गए, वो सेकुलर नहीं रहे, शिवपाल यादव कम्युनल हो गए, सेकुलर नहीं रहे। देखिए नहीं आप फिर मेरी इसका बात नहीं, आप अगर कोई गठजोड़ बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ेगा, आप सीधे उसे कम्युनल कह देंगे। देखिए नहीं राजभर साहब तो आज अगर राजभर के साथ कोई जुड़ता है, नहीं कुलदीप जी, राजभर साहब लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। आदरणीय शिवपाल यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में, और समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी है। यहाँ पे कहीं कोई गतिरोध नहीं है। समय आने दीजिए, आने वाले समय में आप देखिएगा सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, सब एक जगह पे होंगे। अशोक पांडे जी, ये ओवैसी साहब की जो बात कर रहे हैं, ठीक है ओवैसी अशोक साहब पांडे को हम जी, बिल्कुल अशोक पांडे जी, ये आपका तो बिल्कुल रास्ता ऐसा साफ हो गया है कि शायद आपको बाहर निकलकर मशक्कत करने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जो पॉलिटिक्स चल रही है, शिवपाल यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, वो जो कर रहे हैं उनको कभी डिफेंड किया जाता है, कभी अटैक किया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। यानी कि विपक्षी पार्टियां अभी ये समझ ही नहीं पाई है कि अटैक करना है या डिफेंड करना है। देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी हैं और हम आज भी हमने दिखाया है। हमारे यहाँ जफर इस्लाम राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है सबका विनाश, कि ये लोग ओवैसी साहब से भयाक्रांत लोग हैं। आपको बता दें कि अखिलेश जी अभी विष्णु का मंदिर बनाने लगे थे। अखिलेश जी जब चले गए थे अभी रामलीला वहाँ चित्रकूट में, तो वहाँ नारा लगा, जय श्री राम का नारा लगने लगा था।
कभी राहुल गांधी जी जनेऊ पहन लेते हैं, ऊपर से हिंदू बनने लगते हैं, कभी जालूदार टोपी लगा के नहीं अशोक मुसलमान पांडे जी, बन मेरा जाते आपसे हैं। सवाल है कि वाकई मेरा ये मानना है आपने कि तबीयत से सोसाइटी को बांटा है। विकास वाले लोग हैं। सिर्फ धर्म को आप लेकर के चलेंगे, आप ठेकेदार बनेंगे। अरे कभी देश के बारे में भी बात कर लिया कीजिए, प्रदेश के बारे में भी बात कर लिया पीछे कीजिए। छोड़ दिया धर्म के नाम पे पेटेंट लेकर के मत चलिए। ये लोग भेष बदल देते अरे हैं। कभी शर्म, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। धर्म के नाम पे ही आप राजनीति करना बंद कीजिए। पहन के हिंदू हो जाते हैं, कभी अब जालीदार जनता जान टोपी चुकी लगा है। के ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकेंगे। कि आप फकरुल धर्म जी, के नाम पे फकरुल जी, मेरे को पेटेंट फकरुल जी से लगा बात करके करनी है। बैठे हैं। फकरुल जी, ये किसान जो भाई जान चुके हैं, हर व्यक्ति जान चुका है किसानों के ऊपर गोली आप चलवाते हैं। मामा मारी रोजगार आप नहीं दे सकते हैं, फकरुल जी, सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चर्चा को विराम देने का वक्त हो रहा है। फकरुल जी, देश की अर्थव्यवस्था, पांडे जी रुकिएगा जरा। पांडे जी ऐसी बातें मत कीजिए। पांडे जी आप पांडे जी रुकिएगा जरा। फकरुल साहब, आज की हमारी जो डिबेट है वो 5 का 25 पर है। इस इक्वेशन को ना बनने दें, इसके लिए आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। देखिए, हम आज भी गांव-गांव जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर गांव-गांव जा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो काम किए थे और 2017 के बाद से जो नौजवान परेशान है, बेरोजगार, देखिए फकरुल जी, अगर मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, सीधा सीधा बीजेपी को फायदा है। ये बताइए कि अभी कोई अपने पत्ते शायद नहीं खोलना चाहता, लेकिन धीरे धीरे अगर असदुद्दीन ओवैसी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो फिर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं हमारी, जो पहले से मौजूद हैं, भले वो क्षेत्रीय दल हो या नेशनल पार्टी हो, उन्हें फिर से एक बार 2017 की तरह सोचना पड़ेगा। ऐसी सोच भी क्या जहन में आ रही है? देखिए, ओवैसी साहब आए, हम उनके लिए तैयार हैं। हमारे पास उनके लिए जो रणनीति है वो हम चैनल पे बताएंगे नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेलने आ रहे, वो उनकी ही पिच पे खेलेंगे। हम उनको अपने साइड आने नहीं देंगे, हम इतना ही कह सकते हैं। और पांडे जी, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जफर इस्लाम साहब को आपने इसलिए नहीं राज्यसभा भेजा है कि वो मुसलमान है। आपने राज्यसभा उनको इसलिए भेजा है कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में उनका बड़ा हाथ था। माधवराव सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लेके आने में बड़ा हाथ था। समाजवादी पार्टी के नेता ही तो दुख व्यक्त कर रहे हैं, मुसलमान है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी हम उस चीज पे नहीं खेलेंगे। आप चाहे जितना हिंदू मुसलमान कर लीजिए, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेंगे। हम किसानों की बात करेंगे, हम नौजवानों की बात करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कि आप क्यों कहते हो कि आप रोजगार नहीं देते हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करते हो, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं करते हो। हम इन्हीं पे सवाल करेंगे। हम हिंदू और मुसलमान की आपकी राजनीति में नहीं पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, के ऊपर आप नहीं कभी राजनीति करते। पांडे जी, आप किसकी बात करते हैं? आप किसकी बात करते हुए? शिवपाल, रामगोपाल, चंद्रपाल, अखिलेश, किसानों के हक का पैसा मार करके भंडारण के नाम पे कितना पैसा दे रहे हैं अडानी को, ये भी तो बता दीजिए। गुजरात के ईरानी बंधु ने केंद्रीय मंत्री से क्या साठगांठ है, ये भी तो बता दीजिए। 400 बीघा कैसे आपने मध्य प्रदेश में कब्जा करवा दिया, ये भी तो बता दीजिए। कैसे 70 लाख रुपए कैसे आपने किसान भाइयों के हक करवा दिए, ये भी तो बता दीजिए। अरे शर्म आनी चाहिए अशोक जी आपको। नहीं देंगे, अपने परिवार के लोगों को खाली मंत्री बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। आपने क्या दे दिया नौजवानों को? क्या दे दिया? इतना बड़ा रोजगार दिया है जय शादी, महिलाओं को सुरक्षा आप नहीं दे सकते, उसमें पूरे देश का नौजवान, युवाओं को रोजगार आप नहीं दे सकते, हमारे भाइयों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जो मजदूर गाँव आ गए थे उनके लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे। अरे शर्म कीजिए। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फकरुल हसन साहब, अशोक पांडे साहब, अलामा साहब, सक्सेना साहब, अभिषेक साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ये देखकर ये समझ आ रहा है कि जब जब मुद्दों की राजनीति गंभीर होती है तो फिर जनता को धार्मिक सियासत में उलझाया जाता है, लेकिन जब खुद ही धार्मिक सियासत मुद्दों को ओवरटेक करने लगे तो फिर से मुद्दे सामने आ जाते हैं, यानी कि मुद्दों की राजनीति शुरू हो जाती है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में दाखिल होना चाहते हैं, उसके बाद से समाजवादी पार्टी अब धर्म की बात करती ही नहीं, सीधे मुद्दों की बात कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान होती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझना भी होगा कि उसकी बी टीम को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे ये बात भी सामने आती है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का डिवाइड हो भी रहा है। लेकिन आने वाले 2022 के दिनों में चुनाव वाकई दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही क्षेत्रीय दल यहां मौजूद हैं और अब साउथ से लेकर दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी यहां चुनाव में ताल ठोकेगी। किसका गठबंधन किस तरीके से, खासतौर पर मुस्लिम राजनीति कैसे काम करेगी, यह समझना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।